चलिए स्टूडेंट्स, अभी हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे जो भी हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज पढ़ी उसके ऊपर। और अभी ये जो क्वेश्चन करने वाले हैं ये वो एग्जांपल्स हैं जो IIT-JEE के अंदर पूछे गए हैं। ये पहला एग्जांपल देखिए, ये IIT-JEE 2005 में आया हुआ है। तो इसमें क्या था, हमें ये मैट्रिक्स दी हुई है P √3/2 1/2 -1/2 √3/2 एक 2/2 के एक मैट्रिक्स दे रखी है। एक मैट्रिक्स है दिया हुआ है 1 1 0 1। Q गिवन है PA P ट्रांसपोज और हमें फाइंड आउट करने के लिए कही गई है इसकी वैल्यू। इसमें ऑब्जेक्टिव में आया हुआ क्वेश्चन था ये वाला, मगर इसके जो चार ऑप्शन थे वो मैंने यहाँ नहीं लिखे। उन चारों ऑप्शन में से हमें बताना था कौन सा ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, x की कौन सी वैल्यू उसमें से होगी, और वो चारों ऑप्शन हमें मैट्रिक्स की फॉर्म में दे रखे थे। तो हमें x की वैल्यू ढूंढनी है और जो आंसर है वो ऐसे मैट्रिक्स की फॉर्म में ही हमें चारों यहाँ पे दिए हुए थे। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आपको इसे सॉल्व करना है तो इसके अंदर जो हमारा Q है वो है PA P ट्रांसपोज, और हमें ढूंढना क्या है P ट्रांसपोज Q पावर 2005। Q की पावर 2005 अगर मुझे ढूंढना है, फिर मैं इसको यहाँ पे रखूँगा। तो Q पावर 2005 यानी किसी भी मैट्रिक्स की अगर हमें बहुत बड़ी पावर यहाँ पे जैसे 2005 दी है ढूंढने के लिए कहा जाए तो इसका तरीका क्या होता है। जब भी किसी मैट्रिक्स की ऐसी बहुत बड़ी पावर हमें फाइंड आउट करनी हो, उसका तरीका ये होता है कि उसके अंदर आप पहले उसकी कुछ पावर 2 3 4 ढूंढेंगे तो उससे आपको एक पैटर्न मिलेगा। जैसे यहाँ पे मैं Q² को ढूंढना चाहूँ तो पहले Q² ढूंढूंगा, फिर Q³ देखते हैं। इसी पैटर्न को ऑब्जर्व करके हम बता देंगे कि Q पावर 2005 क्या होना चाहिए। तो Q² अगर मैं फाइंड आउट करूं तो वो होना चाहिए Q इंटू Q। क्लियर? तो Q का मतलब क्या होगा, PA P ट्रांसपोज और PA P ट्रांसपोज, ये होना चाहिए Q। अब देखिए इसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर ये जो P मैट्रिक्स है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में परेशानी होगी, थोड़ा लेंथी होगा। अगर आप इस P को ध्यान से देखें और इसके बारे में आपके दिमाग में कुछ आ जाता है तो ये बहुत जल्दी हो सकता है। अब इसमें देखिए ये जो मैट्रिक्स है इसके बारे में मैंने अभी पिछले एक दो लेक्चर में देखेंगे जब प्रॉपर्टीज कर रहे थे ट्रांसपोज की, वहां पर आपको इसके बारे में कुछ बताया भी था। मैंने आपको बताया था कि अगर ये मैट्रिक्स ली जाए cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा एंड cos थीटा, ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। माइनस आप यहाँ पर भी लगा लें, यहाँ प्लस लगा लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ऑर्थोगोनल होगी। अगर यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस लगा लेंगे तो भी ऑर्थोगोनल है, चेक कर सकते हैं आप। और ये जो मैट्रिक्स P है इसी से बनाई गई है। अगर इस वाले मैट्रिक्स में आप देखें, अगर थीटा की वैल्यू π/6 रखे तो आपको यही मिलेगी। अगर मैं थीटा की वैल्यू π/6 रख दूं तो √3/2 1/2 -1/2 एंड 1/2। तो ये जो मैट्रिक्स थी हमने इसके बारे में बात की थी, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल है। तो ये जो P मैट्रिक्स हमें मिल रही है वो इसी से मिल रही है, इसका मतलब P भी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो P इंटू P ट्रांसपोज करो या P ट्रांसपोज इंटू P करो, वो किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ये इस एग्जाम्पल के लिए, इस प्रश्न के लिए की पॉइंट है। अगर ये पकड़ में आया तो ये आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर जब ये P और P ट्रांसपोज मल्टीप्लाई होंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, I के। तो ये हमें क्या मिलेगा, P A इंटू A हो जाएगा A² एंड P ट्रांसपोज। इसी तरह से अगर आप इसे फाइंड आउट करना चाहें तो Q² इंटू Q लिख के करेंगे तो P A² P ट्रांसपोज और फिर यहाँ पर P A एंड P ट्रांसपोज। तो देखिए फिर P इंटू P ट्रांसपोज I के इक्वल, तो A² इंटू A हमें मिल जाएगा P A³ P ट्रांसपोज। तो देखिए इस पैटर्न को अगर पकड़ में आ जाता है ये वाला पैटर्न तो समझ में आ जाएगा कि अगर हमें Q की पावर 2005 फाइंड आउट करनी है तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, P इंटू A पावर 2005 इंटू P ट्रांसपोज। ये बन जाएगा हमारा
क्यू पावर 2005। ढूंढना क्या था हमें, x किसके इक्वल था, p ट्रांसपोज इंटू क्यू पावर 2005 इंटू p। तो अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पे रखूँ क्यू पावर 2005 की, तो देखिए p ट्रांसपोज ये आएगा p a पावर 2005 इंटू p ट्रांसपोज इंटू p। अगेन वही ऑर्थोगोनल वाली प्रॉपर्टी, p इंटू p ट्रांसपोज हो जाएगा i, ये भी i, और i इंटू सम मैट्रिक्स वही सेम रहता है। तो इसका मतलब x की वैल्यू हमें मिलेगी a पावर 2005। अब आपको बताया था कि जो आंसर भी ऑप्शन में दिए गए थे वो भी मैट्रिक्स की फॉर्म में दिए गए थे 2/2 की, तो हमें इसका मतलब हुआ इसको भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं छोड़ सकते। तो a की पावर 2005 फाइंड आउट करने का भी वही तरीका रहेगा जैसे हमने q की पावर 2005 फाइंड आउट किया। a हमें गिवन है, अगर हम a स्क्वायर फाइंड आउट करके देखें तो हमें मिल रहा है 1101 इंटू 1101। ज़रा मल्टीप्लाई कीजिए इन दोनों को, तो यहाँ पे 1201 मिल रहा है। अगर इसी तरह से आप a क्यू फाइंड आउट करेंगे a स्क्वायर इंटू a करके, तो आप देखेंगे यहाँ पर 1201 को मल्टीप्लाई करके 1101 से हमें यहाँ पर मिल जाएगा 1301। तो इसी पैटर्न को अगर आप पकड़ेंगे तो हमें यहाँ पे ये मिल जाएगा x 1 2005 0 एंड 1। तो इस तरह से हम ऑप्शन में से देख के बता सकते हैं फिर कौन सा सही था और कौन सा गलत। क्लियर, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा ये। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ। ये जो एग्जांपल है ये ITJ 2009 का है और ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको P&C का यूज करना पड़ेगा, अगर आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। इसमें हमें क्या कहा है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स A of order 3x3 which can be formed by using these elements। इस एलिमेंट्स को देखो, हमें 5 टाइम्स तो यहाँ पर 1 दिया हुआ है और 4 टाइम्स 0 दिया हुआ है। हमें कहा गया है कितनी, हमसे पूछा गया है कितनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन सकती हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कितनी बनेंगी, 3x3 की। इन एलिमेंट को यूज करके उसे काउंट करना है, सिर्फ नंबर बताना है उनका। तो इसके लिए देखिए ए हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले रहे हैं और किस ऑर्डर की ले रहे हैं, 3x3 की। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको बताया था डायगोनल एलिमेंट आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं होती। मगर A12 और A21 A13 31 यानी Aij इज इक्वल टू Abi लेना होता है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको इस तरह से लिख लूँ FGH, मतलब मैंने यहाँ पर A123 को अगर F लिया है तो यहाँ पर भी F लिखना पड़ेगा। यहाँ 13 पे G लिए तो 31 पे भी G और यहाँ पर H। ये जर्नल हम यूज करते हैं मैट्रिक्स मैट्रिक्स के लिए। अगर कभी आगे भी हम एग्जांपल लेंगे तो इसी तरह से सिमेट्रिक मैट्रिक्स को लिखेंगे। अब मुझे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है और इसके लिए मुझे यूज क्या करना है, 1 1 1 5 टाइम्स और 0 यूज करना है मुझे 4 टाइम्स। तो देखिए कितनी मैट्रिक्स बनेंगी, ये पता करने का सिंपल सा लॉजिक है कि हमें इनको यूज करके यहाँ पर अरेंज करना है। हम जितने डिफरेंट वे से इन 9 एलिमेंट्स को इस फॉर्म में यहाँ पर अरेंज कर पाएंगे उतनी ही हमें मैट्रिक्स मिलेंगी। तो अगर मुझे यहाँ पर इनको अरेंज करना है उसके लिए देखिए सबसे पहले सोचते हैं कि हम FGH के बारे में, क्योंकि ABC तो हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, मगर FGH के लिए जो एलिमेंट आप यहाँ पे ले रहे हो वही एलिमेंट आपको नीचे भी लेने होंगे। ये देखिए यहाँ पर जो अरेंजमेंट आपकी होगी बिल्कुल वही अरेंजमेंट यहाँ नीचे भी होगी एज इट इज सिमेट्रिक होने के लिए। अब अगर मुझे FGH को पहले, चलो मैं उसको अरेंज करता हूँ, तो उसके लिए सोचता हूँ कि मैं कैसे अरेंज कर सकता हूँ। तो पहले सोचता हूँ क्या मैं FGH तीनों की वैल्यू 1 ले सकता हूँ, FB1 GB1 और HB1। तो देखिए अगर मैं FGH तीनों को 1 लेना चाहूंगा तो मुझे 3 1 यहाँ पे चाहिए होंगे और 3 ही 1 यहाँ पे। इसका मतलब हुआ मुझे 6 टाइम 1 की रिक्वायरमेंट होगी, मगर 1 तो हमारे पास सिर्फ कितने हैं, 5। तो हम तीनों को 1 नहीं ले सकते। सिमिलरली तीनों को 0 भी नहीं ले सकते, क्योंकि 3 0 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, तो 6 0 की रिक्वायरमेंट होगी। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ
4 जीरोज है। तो फिर क्या क्या हो सकता है, या तो हम FGH को तीनों को इस तरह से लेके उनमें से 2 1 और 1 0, या फिर 2 0 और 1 1। तो दो संभावनाएं हैं, चलो दोनों को अलग अलग डिस्कस करता हूं। केस 1 अगर मैं ये लेता हूं कि F G और H, इसमें से 2 तो 1 ले लिए जाए और 1 ले लिया जाए 0। अब देखिए सेट में आपको पता ही होगा कि कोई भी एलिमेंट अगर 2 बार लिखा जाता है तो उसे एक ही बार काउंट करते हैं, मगर यहाँ पर इसको आप उस सेट के हिसाब से मत समझिए। यहाँ पर ये 2 1 और 1 0 ये सेट की तरह सिंबल दिखाई दे रहा है, मगर इसे आप इस तरह सेट की तरह मत समझिए। इसका मतलब ये है कि FG और H में से 2 1 हमने यूज करने हैं और 1 0। अगर आप FGH में से 2 1 और 1 0 यूज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 2 1 और 1 0 यहाँ पर, तो 2 1 और 1 0 यहाँ पर भी आ जाएगी। तो FGH के लिए 4 1 कंज्यूम हो जाएंगे और 2 0 कंज्यूम हो जाएंगे। तो ABC के लिए क्या बचेगा, ABC के लिए बचना चाहिए फिर 1 1 और 2 0। क्लियर। अब आप ABC में से 2 1 और 1 0 और FGH में से 2 1 और ABC के लिए 2 0 और 1 1 यूज कर सकते हैं, FGH के लिए 2 1 और 1 0। तो इसको ये तो होगी चॉइस, क्या ले सकते हैं और क्या नहीं। अब उनके अरेंजमेंट देखते हैं, जितनी अरेंजमेंट होंगी उतने ही मैट्रिक्स बनेंगी। तो इस केस में कितने मैट्रिक्स बनेंगी, टोटल अरेंजमेंट कितनी होंगी। तो उसके लिए देखिए, अगर मैं पहले इस FGH को अरेंज करूं, यहाँ पे ये मान लो इसको मैं नंबर 1 दे रहा हूं, चलिए ये वाला FGH, इसकी अरेंजमेंट देखते हैं पहले कितने तरीके से कर सकते हैं। तो FGH ये जो 1 नंबर लिखा है, मैंने इसको अरेंज करना चाहूं तो इसके लिए सिंपल सा काम है, इन 3 जगह पे मुझे 2 1 और 1 0 को अरेंज करना है। तो 3 प्लेसेस पे 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट अरेंज करने हो तो 3 फैक्टोरियल, बट उसमें से 2 ऑब्जेक्ट सेम है तो अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये FGH की अरेंजमेंट हुई। कौन से FGH की, फर्स्ट वाले नहीं ऊपर वाले। इसी तरह से ये सेकंड वाला FGH है, इसका अगर आप अरेंजमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस होंगी, सिर्फ एक। कारण आपने अगर यहाँ 1 रखा है तो यहाँ पर भी आपको 1 रखना पड़ेगा, यहाँ 0 रखा है मान लो तो यहाँ पर भी 0 रखना पड़ेगा, यहाँ 1 तो यहाँ पे 1। जिस तरह से आप इन FGH को अरेंज करेंगे बिल्कुल सेम उसी ऑर्डर में ये FGH अरेंज होंगे, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब इस FGH की अरेंजमेंट सिर्फ एक ही तरीके से होगी। उसके बाद नंबर 3 पे ये ABC, इनको अरेंज करें, ठीक है, इसे आप नंबर 3 कह सकते हैं। चलो इनकी अरेंजमेंट कर रहे हैं, इसको आप 3rd नंबर कह सकते हो। तो 3rd नंबर पे मैं ABC को अरेंज करूंगा, तो ABC तीनों के लिए मेरे पास चॉइसेस है 1 0 0। तो 3 पोजीशन पे 3 ऑब्जेक्ट अरेंज करने हैं जिसमें से 2 सेम है, तो वही कहानी 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, तो आंसर इज 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर FGH में 2 1 और 1 0 लेके और ABC में 1 1 और 2 0 लेके अरेंज करें तो टोटल मैट्रिक्स कितनी मिलेंगी, 9। क्लियर, ये तो फर्स्ट हो गया। अच्छा, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों किया, ये आपको पता होगा, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा होगा। हमने फर्स्ट काम भी करना है, सेकंड भी करना है और थर्ड भी करना है। तो फर्स्ट काम को करने के ये नंबर ऑफ वेज, सेकंड काम को करने के ये नंबर ऑफ वेज और थर्ड काम को करने के ये नंबर ऑफ वेज। अगर तीनों काम करने हो तो उनके नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये हो गया केस 1। अब इसी तरह से केस 2 के बारे में बात करें। अगर अब हम सेकंड ऑप्शन देखें कि अगर FGH के लिए हम यूज करना चाहें 2 0 और 1 एक बार, तो ABC के लिए क्या बचेगा। अगर हम 2 zeros और 1 1 यहाँ पे यूज करेंगे तो 2 0 और 1 1 यहाँ पे यूज होगा, मतलब 4 zeros और 2 times 1 हमने यूज में ले लिया। तो बचेगा क्या ABC के लिए, 3 times 1। अब इसमें देखें टोटल अरेंजमेंट कितनी बनेंगी। अब इसमें अरेंजमेंट फाइंड आउट करने के लिए वही कहानी, पहले ये जो FGH है फर्स्ट वाले ये देखेंगे, फिर नीचे वालों को देखेंगे और फिर 3rd नंबर पे ABC के अरेंजमेंट्स देखेंगे। तो अगर मुझे FGH को अरेंज करना है ऊपर जो है उसके लिए चॉइसेस वही 2 times 0 और 1 एक बार 1 है, तो इसको अरेंज करने के लिए वही तरीका 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। सेकंड वाले FGH के लिए कोई चॉइस नहीं होगी, जैसा आपने ऊपर अरेंज किया वैसा ही नीचे अरेंज होंगे। अब ABC के लिए भी तीनों जगह 1 रखना है तो एक ही तरीका है 1 1 1 और कोई चॉइस नहीं है।
तो वन वे, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, कोई अंतर नहीं है, ये भी 1 ही होगा, तो आंसर आ जाएगा 3। तो फर्स्ट केस में हमने देखा 3 मैट्रिक्स बन सकती हैं और सेकंड केस में 9, तो टोटल जो अरेंजमेंट होंगी वो 9 + 3 कितनी मिलेंगी, 12। तो जितनी अरेंजमेंट होंगी उतनी ही मैट्रिक्स हम बना सकते हैं 3 × 3 की सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसके लिए यूज कर रहे हैं हम 5 × 1 एंड 4 × 0। क्लियर। चलते हैं एक और एग्जांपल में, वो भी IIT-JEE का ही एग्जांपल है, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसमें देखिए हमें क्या क्या दे रखा है इंफॉर्मेशन। इसमें दिया हुआ x एंड y आर 2 नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक, x और y हमारे स्क्यू सिमेट्रिक है 3 × 3 के, z भी उसी ऑर्डर का है मगर ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको मैं ज़रा कन्वर्ट करके लिख लेता हूँ। हमें क्या क्या गिवन है, x स्क्यू सिमेट्रिक है यानी x ट्रांसपोज -x, y भी स्क्यू सिमेट्रिक है यानी y ट्रांसपोज -y, और z हमें सिमेट्रिक दिया हुआ है यानी z ट्रांसपोज z के इक्वल दिया हुआ है। तो पूछा क्या गया है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्यू सिमेट्रिक, इन चारों में से कौन सी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगी ये पता लगाना है। और ये जो एग्जांपल है ये आया हुआ था 2015 में, ये 1 और मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन में आया था। इसका मतलब इन चारों में से हो सकता है एक सही हो या एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं, तो सभी को चेक करना पड़ेगा 1 बाय 1। चलिए पहले फर्स्ट वाले को चेक करते हैं। ए ऑप्शन में दिया हुआ है हमें y³ z⁴ -z⁴ इंटू y³। इसके लिए कुछ बातों को आप ध्यान से समझिएगा, जो प्रॉपर्टीज हमने की थी। हमने कहा कि अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जैसे यहाँ z सिमेट्रिक दिया हुआ है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कोई भी पावर करोगे, अगर z सिमेट्रिक है तो z⁴n भी सिमेट्रिक होगा। क्लियर। z⁴n मतलब इसमें n इवन है, ऑड है, कोई भी नेचुरल नंबर ले तो ये सिमेट्रिक ही रहेगा। x और y स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसमें प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर पावर इवन करोगे तो सिमेट्रिक होगी, ऑड करोगे तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब इसको चेक करना है सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक, इसके लिए इन बातों को ध्यान से देखेंगे। इसमें y³ और z⁴ दिया हुआ है, तो z⁴ होना चाहिए सिमेट्रिक, और दूसरा क्या दिखाई दे रहा है, y³, तो y स्क्यू सिमेट्रिक है, इसलिए y³ क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर। तो इसमें y की पावर ऑड है, इसलिए y स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसे चेक करना है कि ये सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक, तो इसका ट्रांसपोज ले लेता हूं मैं। तो ट्रांसपोज पूरे के ऊपर लेंगे, y³ z⁴ -z⁴ y³। अब अगर डिस्ट्रीब्यूट करूं इसको तो y³ z⁴ का ट्रांसपोज -z⁴ इंटू y³ का ट्रांसपोज। क्लियर। अब अगर इसको प्रोडक्ट पे डिस्ट्रीब्यूट करो तो z⁴ का ट्रांसपोज और y³ का ट्रांसपोज, इसको ऐसे अलग अलग करके लिख सकता हूं मैं। z³ को एक मैट्रिक्स और z⁴ को एक मान रहा हूं, माइनस यहाँ पर भी y³ का ट्रांसपोज एंड z⁴ का ट्रांसपोज, ये आ जाएगा। अब अगर आप इन दोनों का प्रॉपर्टी जो ऊपर लिखी है इसका यूज करें, z⁴ सिमेट्रिक है तो z⁴ का ट्रांसपोज z⁴ ही होगा। y³ स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज -y³ लिख सकता हूँ। इसी तरह से यहाँ पर प्लस y³ और z⁴ ये मिल जाएगा। तो ये देखिए वापिस हमें किसके इक्वल मिल रहा है, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ, सॉरी यही हमें वापस मिल रहा है। देखिए ये इसको आगे लिख दूं तो y³ z⁴ -z⁴ इंटू y³, तो ये हमें वापस p मिल गया। यानी जो फर्स्ट वाला केस है उसके लिए p ट्रांसपोज हमें p के इक्वल ही मिल रहा है। तो ये मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। इसी तरह से सेकंड वाले को चेक कीजिए। सेकंड में है हमारे पास x⁴ 44 प्लस y⁴। अब देखिए यहाँ पर x और y दोनों कैसे हैं, स्क्यू सिमेट्रिक, और यहाँ पावर है दोनों की इवन। इसका मतलब x⁴ और y⁴ दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, सिमेट्रिक।
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर इवन पावर करें तो वो सिमेट्रिक आएगा। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं तो क्या मिलना चाहिए, x पावर 44 का ट्रांसपोज प्लस y पावर 44 का ट्रांसपोज। तो ये वापस x पावर 44 प्लस y पावर 44 लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इट मीन्स यहाँ पर ये वाले मैट्रिक्स जो सेकंड नंबर पे थी, इसका ट्रांसपोज भी इसके इक्वल आ रहा है, तो ये भी क्या है, सिमेट्रिक। तो हमें पूछा क्या गया था, स्क्यू सिमेट्रिक। कौन सी इन चारों में स्क्यू सिमेट्रिक होगी, तो ये भी आंसर नहीं है, ये भी नहीं है। चलिए थर्ड एंड फोर्थ को चेक कर लेते हैं। थर्ड वाले में इसी तरह से अगर हम देखें तो क्या मिलेगा, x पावर 4 माइनस z पावर 3, सॉरी x पावर 4 इंटू z पावर 3 माइनस z क्यूब x पावर 4। चलिए इसको कुछ नाम दे के p ले लेते हैं, या q नाम देना चाहें, जो भी आप देना चाहें लिख सकते हैं। इसका ट्रांसपोज करते हैं। इसमें देखिए x हमारा स्क्यू सिमेट्रिक था, तो x पावर 4 दिखाई दे रहा है, वो क्या होगा, सिमेट्रिक। z स्क्यू भी सिमेट्रिक था, तो z की तो कोई भी पावर करो, इवन चाहे ऑड, वो सिमेट्रिक ही होगा, तो z क्यूब भी हमारा सिमेट्रिक होगा। अब अगर आप इसको ट्रांसपोज को डिस्ट्रीब्यूट करें तो x पावर 4 z क्यूब ट्रांसपोज माइनस z क्यूब x पावर 4 का ट्रांसपोज। तो देखिए ये क्या मिल रहा है अपने को, यहाँ पे x पावर, ये z क्यूब का ट्रांसपोज आगे ए बी ट्रांसपोज होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, x पावर 4 का ट्रांसपोज माइनस x पावर 4 का ट्रांसपोज इंटू z क्यूब का ट्रांसपोज। तो देखिए दोनों z क्यूब और x पावर 4 सिमेट्रिक हैं, तो इसे z क्यूब x पावर 4 माइनस x पावर 4 z क्यूब लिख सकते हैं। क्लियर। तो ये जो मैट्रिक्स थी हमारे P जिसको हमने लिखा, इसका ट्रांसपोज देखो इसके नेगेटिव के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ ये वाला मैट्रिक्स हमारा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बिल्कुल सेम वे से आप इसको भी चेक कर सकते हैं, ये भी हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो ये फर्स्ट और सेकंड तो गलत थे, थर्ड एंड फोर्थ ही हमारे आंसर आ जाएंगे। ये वाला पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसे अपने आप वेरीफाई कर सकते हैं।